कल्पना कीजिए, साल है 1930s। एक छोटी सी बच्ची है और वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, ऐसी यादों के बारे में बता रही है जो उसकी हो ही नहीं सकती। तो आज हम इसी हैरान कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। जी हाँ, बस इन्हीं कुछ शब्दों ने एक ऐसी पहेली को जन्म दिया जिस पर आज तक बहस होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये शब्द थे किसके और इनके पीछे का सच क्या था? तो ये शब्द किसी बड़े इंसान के नहीं, बल्कि सिर्फ 4 साल की एक बच्ची के थे, जिसका नाम था शांति देवी। और बस यहीं से वो असाधारण कहानी शुरू होती है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर शांति देवी की कहानी में ऐसा क्या था कि इतना तहलका मच गया। चलिए अब एक एक करके उन बातों को, उन सबूतों को देखते हैं जिन्होंने उस वक्त सब कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया था। देखिए, ये एक छोटी बच्ची की बातें थीं जो धीरे धीरे घर की चारदीवारी से निकलीं और एक नेशनल डिबेट बन गईं। सब कुछ शुरू हुआ 1930s में। शांति देवी ने अचानक मथुरा में अपनी एक पिछली जिंदगी की बातें करनी शुरू कर दी, लुगदी देवी के नाम से। 5 साल तक ये चलता रहा और फिर 1935 में उनकी टीचर ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी से पहली बार इन बातों को एक तरह की पुष्टि मिली। और सोचिए, 1936 तक तो ये मामला इतना बड़ा हो गया कि इसमें सरकारी लोग और यहां तक कि महात्मा गांधी भी शामिल हो गए। अब शांति देवी की यादों में सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? ये कि उन्हें परखा जा सकता था, उन्हें वेरीफाई किया जा सकता था। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं थीं, वो अपने पुराने घर का रास्ता जानती थीं। अरे यहां तक कि घर में जो रेनोवेशन हुआ था उससे पहले वो कैसा दिखता था वो भी बता दिया। उन्होंने भीड़ में अपने पति को, अपने बेटे को पहचान लिया और तो और परिवार के वो गहरे राज भी बता दिए जो सिर्फ और सिर्फ घर के लोगों को पता हो सकते। अच्छा, शांति देवी की कहानी जितनी अनोखी लगती है, ये उतनी अकेली नहीं है। दुनिया भर से ऐसी ही कई कहानियां सामने आ रही थीं। और तभी एक साइकियाट्रिस्ट ने इन कहानियों को सिर्फ सुनने के बजाय इनकी साइंटिफिक जांच पड़ताल करने में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी। और ये थे डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक साइकियाट्रिस्ट। उन्होंने इन रहस्यमयी यादों को सिर्फ कहानियां नहीं माना, बल्कि इन्हें एक सीरियस रिसर्च का सब्जेक्ट बनाया। और उन्होंने कितने केस स्टडी किए, 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि दुनिया भर में 2500 से भी ज्यादा, 2500 प्लस केसेस। अब ये नंबर खुद बताता है कि ये घटना कितनी फैली हुई हो सकती है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? अपनी रिसर्च में स्टीवेंसन ने कुछ बड़े दिलचस्प पैटर्न देखे, जैसे कि बच्चों को ये यादें अक्सर 2 से 3 साल की उम्र में आनी शुरू होती हैं। ज्यादातर बच्चे किसी अचानक या हिंसक मौत को याद करते हैं और फिर उसी मौत से जुड़ा एक डर, एक फोबिया भी उनमें दिखता है। यहां तक कि उनके खेलने का तरीका, उनका बर्ताव, सब कुछ उस पिछली जिंदगी से जुड़ा होता था जो उनके आज के परिवार के लिए बिल्कुल अजीब था। लेकिन उनकी रिसर्च का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था, वो शायद फिजिकल एविडेंस से जुड़ा था। उन्होंने 200 से ज्यादा ऐसे बच्चों के केस रिकॉर्ड किए जिनके शरीर पर कुछ अजीब बर्थ मार्क्स थे या जन्म से ही कोई डिफेक्ट था। और ये बर्थ मार्क्स या डिफेक्ट्स ठीक उसी जगह पर थे जहां पिछले जन्म में लगे जानलेवा जख्मों के बारे में बताया गया था। अब सोचिए, ये एक ऐसा फिजिकल कनेक्शन था जिसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज करना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, हर कहानी के हमेशा 2 पहलू होते हैं। सबूत कितने भी जबरदस्त क्यों ना लगें, हमें इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, एक क्रिटिकल नजर से भी सोचना चाहिए। क्या इन सब चीजों की कोई और वजह भी हो सकती है? तो हाँ, स्टीवेंसन के काम पर काफी गंभीर सवाल भी उठाए गए। गैब्रियल एंड्रेडे जैसे क्रिटिक्स का कहना था कि उनके रिसर्च के तरीकों में ही कई दिक्कतें थीं। जैसे हो सकता है कि इंटरव्यू में सवाल या ऐसे पूछे गए हों जिनसे बच्चों की यादों पर असर पड़ा हो। दूसरा, वो अक्सर ट्रांसलेटर्स पर निर्भर रहते थे, तो वहां भी गलती या धोखाधड़ी का चांस था। और कई बार तो केस की जांच शुरू होने में इतनी देर हो जाती थी कि असली कहानी में न जाने क्या क्या जुड़ चुका होता था। तो ये सारी बातें काफी सीरियस हैं। और एक और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसका, जिसे कहते हैं क्रिप्टोमेनेशिया। अब ये क्या होता है? ये एक तरह की छुपी हुई याद है जो हमें एक नए ओरिजिनल आइडिया की तरह महसूस होती है। मतलब इंसान को ये याद ही नहीं रहता कि उसने ये जानकारी पहले कहीं सुनी या पढ़ी थी। उसे लगता है ये विचार अभी अभी उसके मन में आया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्राइडी मर्फी का मशहूर केस। 1952 में हिप्नोसिस के दौरान एक महिला ने 19वीं सदी के आयरलैंड में अपनी पिछली जिंदगी को याद किया।
उसने ऐसी ऐसी बातें बताईं कि पूरे देश में सनसनी मच गई। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि उसके बचपन में उसकी एक पड़ोसी का नाम ब्राइडी मर्फी था। तो बहुत मुमकिन है कि उसकी वो यादें असल में उस पड़ोसी से सुनी हुई कहानियां थीं जो वो भूल चुकी थी। तो क्या ये सब सिर्फ यादों का एक खेल है, या फिर शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इन कहानियों का सच इस बात में हो ही नहीं कि ये फैक्ट हैं या नहीं, बल्कि कहीं और हो? एक फिलोसोफर थे, D.Z. फिलिप्स। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि धर्म और दर्शन के बारे में सोचते हुए अक्सर हमारी कल्पना में कमी रह जाती है। शायद हमें इन कहानियों को सिर्फ साइंटिफिक दावों की तरह नहीं देखना चाहिए। शायद हमें इनके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए चलिए मेडागास्कर की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। वहां के बेत्सिलियो लोगों ने एक दिन नदी में एक मगरमच्छ को तैरते हुए देखा। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये उनकी दादी का पुनर्जन्म है जिनकी हाल ही में मौत हुई थी। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मगरमच्छ के चलने का अंदाज बिल्कुल उनकी दादी जैसा था। अब देखिए, यहां मकसद कोई साइंटिफिक प्रूफ देना नहीं था। ये विश्वास, ये कहानी एक तरह की सामाजिक सच्चाई थी। ये उनके परिवार के स्टेटस को, उनके पुरखों से उनके कनेक्शन को और मजबूत करती थी। इसका मकसद, इसका पर्पस ही कुछ और था। तो अब हम कहाँ आकर खड़े हैं? एक तरफ है शांति देवी और डॉक्टर स्टीवेंसन के हैरान कर देने वाले सबूत, और दूसरी तरफ हैं लॉजिकल सवाल, शक और एक बिल्कुल अलग फिलॉसफिकल नजरिया। तो आखिर में क्या सोचना चाहिए? असल में ये पूरी बहस दो बहुत अलग अलग सवालों पर आकर टिक जाती है। पहला सवाल एक साइंटिफिक सवाल है, क्या शांति देवी सच में पहले जी चुकी थीं? और दूसरा सवाल एक फिलॉसफिकल सवाल है, ये मानने का मतलब क्या है कि कोई पहले जी चुका है? और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। किसी भी विश्वास की कीमत, उसकी वैल्यू क्या उसके सबूत में होती है, या उसके मकसद में, उस मतलब में जो हमारी जिंदगी को देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है।